जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का विजन बन चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर अपना अपना गणित बैठाकर जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। विधायक दल की टीम आज हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजीव वर्मा जी के पास है। राजीव वर्मा जी वो शख्सियत है, आज इनके बारे में बताना चाहूंगा। आज तक इनकी जितनी भी वीडियो आपने या इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी, इनकी खास बात ये कभी भी इन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की बुराई नहीं, हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। शिक्षित है, छात्र नेता रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग के लिए कई सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुसीबत में फंसे लोग 24 घंटे इनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं और ये सबके साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इस बार ये भी सोनीपत विधानसभा से अपने भविष्य आजमा रहे हैं। आइए आज राजीव वर्मा जी से बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ पर। इनकी जानना चाहेंगे कि ये इनके बारे में किस तरह की सोच रखते हैं, क्या ये इस बारे में विधानसभा में अपने मुद्दे उठाना चाहेंगे, सरकार बनने के बाद किस तरह के मुद्दे सोनीपत से आ रहे हैं, सोनीपत जिले के क्या परेशानियां हैं, उन मुद्दों पर क्या टिप्पणी देंगे, उसके बारे में बात करते हैं राजीव वर्मा जी से। जी राजीव जी, आपका स्वागत है विधायक दर्पण में। जी नमस्कार आपका, मैं राजीव वर्मा। देखिए, हम समझते हैं इस बात को कि असल में कोई भी सरकार हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है कि इस देश का आवाम जो है, जो दिन रात मेहनत करने के बाद अपने इस लोकतंत्र का जो पर्व मैं कहना चाहूँगा इस बारे में, वो इसलिए खूबसूरत भी बात है ये कि 5 साल में एक बार वो अपने भविष्य को तय करता है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों तक उसका भविष्य कैसा होगा, उसके बच्चों को कैसी एजुकेशन मिलेगी, उसको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उनको पढ़ने लिखने के बाद रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए हेल्थ की क्या व्यवस्था होगी। ये सारा का सारा लोकतंत्र के माध्यम से तय होता है चुनाव के जरिए। ये हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको एक बराबर एक वोट का अधिकार मिला। रही बात एजुकेशन की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने साफ तौर पर लिखा नीति के निर्देश सिद्धांतों में कि इस संविधान के अनुसार 2 वस्तु जो है वो सेल की नहीं होनी चाहिए, वो व्यापार की नहीं होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। आज बहुत बुरा हाल इसी बात को लेके है इस देश का, खासकर हरियाणा का भी मैं कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा व्यापार का जो काम बन चुका है वो शिक्षा और चिकित्सा ही बन चुकी है। तमाम जितने भी विधायक हैं, जितने भी MP MLAs हैं, आप देखिए कि ये लोग जनता के लिए, शिक्षा के लिए कोई नीतियां बनाने के लिए तैयार नहीं, उनकी हेल्थ को लेकर कोई नीति बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये वो नीतियां बनाएंगे क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ये सारा का सारा व्यापार तो इन्हीं के पास में है। जो लोग इन्हीं से पैसे कमा रहे हैं, वो जनता के लिए क्यों इस तरह की नीतियां बनाएंगे? अब ये सोचना हमारी हरियाणा की जनता को है, सोनीपत की जनता को है कि इस तरह के हालात क्यों पैदा होते हैं। सही मायने में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा जो है, अक्सर बाबा साहेब ने भी एक बात की थी, शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज हमारा गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित जो है वो लगातार शिक्षा से वंचित होता जा रहा है, क्योंकि जो इंसान आज 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी करने पर मजबूर है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा चुका है, ठेकेदारी प्रथा में जा चुका है, तो वो अपने 2 बच्चों को आज के दिन एजुकेशन भी नहीं दिला सकता। हालात ये खड़े हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए
तो सबसे पहले यूं देखता है कि अब मेरा घर में से बिकेगा क्या, क्योंकि कर्ज में हर इंसान जाता जा रहा है। ये हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि विधानसभा के अंदर जाके जो हमने एमपी बनाए, एमएलए बनाए, वो नीतियां लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, वो अपने लिए नीतियां बनाते हैं। जो 5-5 करोड़ की टिकटा लेके आते हैं, 5-5 करोड़ रुपए दारू और पैसे में बहाते हैं, वो वहां पे जाके लोगों के लिए नीतियां नहीं बनाते। तो देखना समझना जनता को है कि जब तक हमारे लोग जो वाकई में गरीब की बात करने वाले हैं, दलित की बात करने वाले हैं, पिछड़े की बात करने वाले हैं, शोषित की बात करने वाला है, जब तक वो लोग ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारे लिए नीतियां नहीं बनेगी। ये व्यवस्था इन लोगों ने इस तरह की कायम कर दी गई है। शराब शवाब या जिस तरह के पहले मतदाताओं को लुभाने के हथकंडे अपनाए जाते थे, या इस तरह के हथकंडों पे अब आज का मतदाता लुभावित होकर इस तरह का वोटिंग करता है? देखिए, अपनी जान में तो ये जितने भी, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के भी विधायक हो के तौर पे जो लड़ने वाले लोग हैं, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि वो अपने पूरा इस तरीके का जो है माहौल पैदा करते हैं। दारू बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं और तमाम तरह की जो समाज को गिराने वाली हरकतें जो हैं वो की जाती है चुनाव के दौरान। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस समय नौजवानों में खासकर मैं कहना चाहूँगा कि उनके अंदर एक समझदारी विकसित हो रही है। वो जान रहे हैं कि उसने पढ़ने लिखने के बावजूद भी उसके लिए रास्ता नहीं बन रहा है। आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। ये हरियाणा जहाँ पे दूध दही का खाना की हम बात करते हैं, इतनी ऋतुएं हैं, इतनी ज्यादा फसलें यहाँ पे होती हैं, इतनी उपजाऊ खेती है यहाँ पर, और तमाम जो है अलग अलग तरह के जो है रास्ते हैं इकोनॉमी के, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार के रास्ते नहीं बन रहे हैं, वो लगातार बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। असल में नीतियां बनती कहाँ है? नीतियां बनती है विधानसभा में, पार्लियामेंट में। तो जब नीति बनाने वाले लोग जो हैं, जो हमें सिर्फ एक गुलामी की एक व्यवस्था बना दी गई है कि हम 5 साल कमाते हैं और कमा कमा के एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में हम कमा कमा के उनको देते हैं, उसके बाद में उसमें से कुछ टुकड़ा वो हमारे पर फेंक देते हैं और फिर 5 साल फिर लगातार हम गुलाम हो जाते हैं। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो है हम लोग लड़ रहे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, आज तक आप देखिए ना तो कम्युनिस्ट पार्टी या किसी नेता के ऊपर कोई ईडी का छापा लगा, कोई सीबीआई का छापा लगा, ना किसी करप्शन के केस में आज तक कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी नेता गया है। कितने ही राज्यों में हमारी सरकारें रही हो आज तक। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बात करती है मजदूर की, वो बात करती है किसान की, वो बात करना चाहती है कि हर नौजवान एक बेहतर जिंदगी जीगा जाए, वो बात करना चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। आप देखिए, जब से लाल झंडा विधानसभा में, पार्लियामेंट में कमजोर हुआ है, तो लोगों का जीवन स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, लगातार उनके हितों की बात नहीं हो रही है। तो ये समय है जो मैं समझता हूँ कि नौजवान आज के समय देख भी रहा है, समझ भी रहा है, उन हालातों से जो गुजर रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि इनकी दारू और पैसे पे मैं अपने आप को ना बेचूं। और मुझे हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है सोनीपत की जो जनता है वो हमारे प्रति सोचेगी, समझेगी। क्योंकि एक बात और हम देखें कि हमें हरियाणा के अंदर एक हरियाणा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2003 लागू किया गया। अब देखिए, उसकी एक धारा है, धारा 134 ए, जिसको लोग जानते हैं, आज सोनीपत की जनता नहीं, पूरे हरियाणा के लोग भी जानते हैं इस बात को, कि उसमें साफ तौर पे मेंशन था कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल चलाना चाहता है तो उसको 10%, पहले 25% था, उससे घटा के 10% किया गया कि 10% गरीब बच्चों को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो है, ईडब्ल्यूएस की जो बात करना चाहते हैं, उनको एजुकेशन दी जानी थी प्राइवेट स्कूलों में। और शर्मनाक बात देखिए कि जो यहाँ की विधायिका रही, उसने सबसे पहले विधानसभा में जाके ये आवाज उठाई कि 134 से गरीब बच्चों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अत्याचार है। अब देखिए, क्योंकि जो जिस हित का है वो उसकी हित की बात करेगा, क्योंकि उनके स्कूल है, कॉलेज है, तो वो क्यों बात करेंगे गरीब जनता की? उसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहे और लगातार हजारों बच्चों को एडमिशन दिलाए। जब कोई विधायक ऊपर नहीं है, लाल झंडा विधानसभा में नहीं है, तो उन लोगों ने उस नीति को भी फेल कर दिया। लाल झंडे को मजबूत करने के लिए आप कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं, हमें लगा,
ये चुनाव के समय पे ही याद आया आपको लाल झंडा को मजबूत करना, या आप इसके लिए पहले से प्रयासरत हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लाल झंडा जो है वो सिर्फ मेरा नहीं है। लाल झंडा हर उस इंसान का है जो मेहनत करके कमाना चाहता है। लाल झंडा हर उस किसान का है जो खेतों में मेहनत करके धरती का सीना चीर के जो है फसल पैदा करता है। लाल झंडा हर उस मजदूर का है जो फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहा के नई नई वस्तु पैदा करता है। लाल झंडा हर उस इंसान का है जो मेहनत करके कमाना चाहता है। लाल झंडे के लिए हम लोग, हमारे माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर दो ही रास्ते हैं, एक पूंजीवादी रास्ता है और एक कम्युनिज्म का रास्ता है। तो लाल झंडे के को लेके आज कोई नई हमने लड़ाई नहीं लड़ी है। आप 134 की लड़ाई उठा के देखिए, बिजली का आंदोलन उठा होता है, वहां लाल झंडा खड़ा होता है। आप देखिए, चाहे खाटू श्याम मंदिर के सामने किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो लाल झंडा खड़ा होता है। अगर शहर में जब सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बनती है तो लाल झंडा खड़ा होता है। तो ये लाल झंडा को चुनावी के लिए नहीं है, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम तो कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और इलेक्शन के बाद भी संघर्ष करते रखेंगे। झंडा आपको विधानसभा तक लेकर पहुंच गया, तो आप इस इन इन जनता के लिए जिन्होंने ये लाल झंडा अपने ऑटो पर, अपनी साइकिलों पर, अपने घरों पर, अपने व्हीकलों पर फहराया है, इस लाल झंडे फहराने वालों के लिए आप ये भी आपने काम बताया, इन मुद्दों पर हम थोड़ा बार आपसे प्रतिदिन बात करेंगे, जिसके लिए मैं आपसे विधायक दर्पण की पूरी टीम से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमें कुछ समय प्रतिदिन दें ताकि हम आपके विचार जनता तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम चाहेंगे कि मेरे सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को, पूरे देश की जनता को हम आह्वान भी करना चाहता हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम आने वाली 15 अगस्त को जो है एक महारैली रख रहे हैं, जिसमें जो मुद्दों पर आधारित हम बात करना चाहते हैं कि हरियाणा के हालात बदलने के लिए, जिस तरह से आज हरियाणा के हालात हो चुके हैं, उन हालातों को बदलने के लिए एक महारैली कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप और हमें समय दें ताकि लोगों को ये विचार पहुंच सके, लोग समझ सके सही क्या है और गलत क्या है। 5 साल में एक बार हमें जो मौका मिलता है उसको सही सदुपयोग करें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। विधायक दर्पण से मैं जमीर आदम, प्रधान संपादक, प्रतिदिन नए नए मुद्दों पर मैं किसी ना किसी की चर्चा करूंगा राजीव वर्मा जी से। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।